नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि पाठशाला में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं। हल्द्वानी पर सड़क पर मुसलमान, बुलडोजर भी तैयार, लेकिन क्या होगा? क्या बुलडोजर चल पाएगा, नहीं चल पाएगा? आज इसके बारे में बात करूं। हल्द्वानी में मुसलमानों को भड़काने वाला टूल किट आने लगा है क्या? अखिलेश, ओवैसी, मायावती, महबूबा, मोदी वर्सेस मुसलमान बनाने में कितने कामयाब होंगे? न जमीन न घर, हल्द्वानी से देश के लिए एक और बड़े खतरे का चैप्टर आपको बताऊंगा। लोग हल्द्वानी में बात कर रहे हैं कि घर बचेगा या नहीं बचेगा। बॉस, वहां जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो सवाल हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर इस बड़े खतरे को, एक बड़े खतरे को अनदेखा किया तो देश बचेगा कि नहीं बचेगा। आज उसका चैप्टर भी खोलें। सवाल इस बात का कि जमीन के कागज नहीं तो आधार और वोटर कार्ड कैसे बना इन लोगों का। और आज जापान बताएगा हल्द्वानी जैसी समस्या का इलाज क्यों जरूरी है। इसके अलावा -70 डिग्री में, -70 डिग्री उस जमा देने वाली ठंड में देश की रक्षा करने वाली महिला फौजी का चैप्टर आपको दिखाऊंगा। और आखिर में फ्लाइट में 70 साल की महिला पर टॉयलेट क्यों किया यात्री ने, इसकी भी बात होगी। थप्पड़ कांड के बाद हवाई जहाज में टॉयलेट कांड हो गया बॉस, अब उसका चैप्टर भी खोलूंगा आज। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। उत्तर प्रदेश की सियासत की लिहाज से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। ओबीसी कोटे के बिना शहरी निकाय चुनाव करवाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मैंने पूरा विस्तार से आपको चैप्टर खोलकर बताया था कि इसके क्या मायने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि यूपी सरकार ने जो आयोग बनाया है उसे ओबीसी कोटा से जुड़े मुद्दे पर 31 मार्च तक फैसला ले लेना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात की परमिशन दे दी है कि जब तक स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हो जाते तब तक वो प्रशासन के मामले देखने के लिए नियुक्तियां कर सकते हैं। हालांकि नियुक्त लोगों को नीतिगत फैसले लेने का अधिकार नहीं। कर्नाटक के पूर्व सीएम और विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पपी कह दी। सिद्धारमैया ने कहा कि जब कर्नाटक के लिए केंद्र से पैसा लाने की बात आती है तो बोम्मई पीएम के सामने पप्पी बन जाते हैं और कांपने लगते हैं। इसके जवाब में बोम्मई ने कहा कि कुत्ता वफादार होता है और वो भी जनता के प्रति वफादार है। बोम्मई ने पीएम मोदी को कामधेनु गाय कहा, जिन्होंने कर्नाटक को इतने प्रोजेक्ट दिए जो आजादी के बाद कभी नहीं। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर फिर पथराव हो गया 24 घंटे के अंदर। ये दूसरी घटना है बॉस। और इस बार न्यू जलपाईगुड़ी में वंदे भारत ट्रेन में किसी ने पत्थर चला दिया। तब वंदे भारत ट्रेन जलपाईगुड़ी यार्ड में खड़ी होने के लिए जा रही थी। पथराव से ट्रेन के 2 कोच के विंडो के शीशे टूट गए। वंदे भारत ट्रेन 30 दिसंबर को पहली बार बंगाल में लॉन्च हुई थी, लेकिन 2 जनवरी को ही मालदा में ट्रेन पर किसी ने पत्थर चला दिया था, जिससे एक कोच के गेट को नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश के बाद देश भर के मदरसों की मैपिंग और सर्वे का अभियान शुरू किया जा सकता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसके लिए जल्दी ही अभियान शुरू कर सकते हैं। एनसीपीसीआर के मुताबिक देश में अनमैप्ड मदरसों में लगभग 1 करोड़ 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन मदरसों का कोई सर्वे नहीं होता, जिसकी वजह से यहां पढ़ने वाले बच्चे अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रह जाते हैं और इसलिए यह सर्वे कराया जा सकता है। डोनेट्स्क में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले में रूस ने अपने ही सैनिकों की गलती मानी। रूस ने कहा है कि उनके जवान मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और इसके सिग्नल से सैनिकों के ठिकाने का पता चल गया। यूक्रेन ने अमेरिका से मिले हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स मिसाइल से डोनेट्स्क में ऐसी इमारत को निशाना बनाया था जिसमें रूसी सैनिक रह रहे थे। यूक्रेन का दावा था कि इस हमले में रूस के 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन रूस ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसके 89 सैनिक मारे गए। चीन में कोरोना से इतनी मौत हो रही है कि वहां पर शमशानों में परिवारों को रोने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय दिया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक शमशान के कर्मचारी बता रहे हैं कि पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई के शमशानों में आम दिन से 5 गुना ज्यादा लाशें आ रही हैं, लेकिन चीन कोरोना से मौत का सही आंकड़ा नहीं बता रहा। जो आंकड़ा बता भी रहा है उसे अपडेट नहीं कर रहा, जबकि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि चीन में हर दिन कोरोना से कम 9,000 लोग मर रहे हैं। एक नए अनुमान के मुताबिक चीन में इस सर्दी में कोरोना से 10 लाख लोग मर जाएंगे।
क्रिकेटर ऋषभ पंत को इलाज के लिए बीसीसीआई मुंबई लेकर आई है। पंत का देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें देहरादून से एयरलिफ्ट करके मुंबई लाने का फैसला किया। ऋषभ पंत को देहरादून से लाकर मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनके नी और एंकल के लिगामेंट टियर्स की सर्जरी होगी। बोर्ड की मेडिकल टीम ऋषभ पंत के इलाज पर पूरी नजर रखेगी। ऋषभ पंत का 30 दिसंबर को नेशनल हाईवे पर भयानक एक्सीडेंट हुआ। दिन भर की खबरों का रिवीजन हो गया, कोई बड़ी खबर आपसे छूटी नहीं। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें सबसे पहले हल्द्वानी के उन मुसलमानों का चैप्टर जो सड़क पर है। सामने बुलडोजर है, और बुलडोजर चलेगा या नहीं, आज इस पर बात करूंगा। नया टूल किट कैसे आने लगा है ये बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि कैसे हल्द्वानी का संकट सिर्फ हल्द्वानी का नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। बीते 2 दिन से उत्तराखंड के हल्द्वानी की हर जगह चढ़ता। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन खाली करवानी है, जिस पर सालों से अतिक्रमण था। हाईकोर्ट का आदेश आया जिस पर कहा गया कि भाई आप ये जमीन खाली कराइए। मतलब कोर्ट का फैसला है, किसी सरकार का फैसला नहीं है। लेकिन वहां पर महिलाएं सड़कों पर बैठ गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक टेंट लगा है, पूरी सड़क जो है वो घेर ली गई है, महिलाएं बैठी हुई हैं, बच्चे वहां। इलाके में भीड़ इकट्ठा हो गई है, सब कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलने देंगे। आपको हल्द्वानी की 2 तस्वीरें दिखाता हूं। एक तरफ महिलाओं को आगे किया गया है, महिलाएं सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी तस्वीर में पुलिस प्रशासन के काम में बाधा डाली जा रही है। वहां पर पुरुष जो हैं वो पुलिस वालों को रोक रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जो है वो कह रहा है कि हम तो बुलडोजर के साथ तैयार हैं, हम तो काम करेंगे। उन्होंने नोटिस भी दे दिया है। एक बार वहां जो हंगामा हो रहा है वो दिखाइए एक बार फुल फ्रेम, उसके बाद आगे। देखिए, हल्द्वानी का पैटर्न वही है जो पूरा देश पहले भी देख चुका है। आपको शाहीन बाग याद होगा, कुछ तस्वीरें आपको पुरानी दिखा रहा हूं, याद दिलाना। इसी तरह से महिलाओं को आगे किया गया था शाहीन बाग में भी, इसी तरह से भीड़ जुटाई गई थी शाहीन बाग में भी। आपको जहांगीरपुरी का मामला भी याद होगा, जहां बुलडोजर को रोकने के लिए भीड़ जुटा ली गई थी, उसकी तस्वीर भी आपको याद दिला रहा हूं। अब हल्द्वानी में वही पैटर्न दिख रहा है, वही सब हो रहा है। फिर वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हर बार इस देश के अंदर कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के पहले एक सर्टिफिकेट बांटना पड़ता है कि नहीं बॉस, यहां तो हिंदुओं के लिए भी हो रहा है। जहांगीरपुरी में जब तक गुप्ता जूस कॉर्नर नहीं दिखा टूटता हुआ, तब तक नैरेटिव यही था कि मुसलमानों पर कार्रवाई। शाहीन बाग में समझाते समझाते लोग थक गए कि वहां पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक आएंगे, हिंदू सिख, उनके लिए सीए का कानून है, एनआरसी नहीं आया बॉस, लेकिन तमाशा चलता है। अब हल्द्वानी में भी वही कहानी है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और मैंने आपको कल विस्तार से बताया कि वहां हिंदू मंदिर भी हैं भाई, इलाके में हिंदू भी रहते हैं। लेकिन हल्द्वानी में राजनीतिक पर्यटन शुरू हो गया, नेता पहुंचने लगे, अतिक्रमण करने वालों को पीड़ित बताया जाने लगा है, उनका धर्म गिनाया जाने लगा है, यहां तक कहा जाने लगा है कि चाहे जान चली जाए लेकिन ये जगह नहीं छोड़ेंगे। मतलब वही पैटर्न, वही टूल किट आ गया है कि मर जाएंगे लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे वाला दिमाग में चीजें भरी जा रही। समाजवादी पार्टी से आज 10 नेता हल्द्वानी पहुंच गए बॉस। और यह भी देखिए कि समाजवादी पार्टी ने अपनी ये टीम मुस्लिम सांसद एसटी हसन की अगुवाई में भेजी। ये नेता वहां के लोगों से मिले, उनकी बातों को सुना, उन्हें पीड़ित बताया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस मामले में एक्टिव है, जिस तरह से उसने मुस्लिम सांसद की अगुवाई में अपनी टीम भेजी, उससे साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी इस मामले में उन सभी दलों में सबसे आगे दिखना चाहती है जिनके सियासी समीकरण मुस्लिम वोट बैंक से बनते हैं। इसलिए बार बार हल्द्वानी के मामले में पीड़ितों का धर्म बताया जा रहा है। मिलने के लिए टीम भेजी तो उसमें भी मुस्लिम सांसद को आगे करके भेजा, जबकि हल्द्वानी का सच आपको हम पहले बता चुके हैं कि वहां पर रेलवे की जिस जमीन पर अतिक्रमण खाली करवाया जा रहा है, वहां पर मुस्लिम भी है, वहां हिंदू भी है। जो नेता हल्द्वानी पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं उसे भी एक बार सुन लीजिए। एक नेता जो समाजवादी पार्टी के समर्थक खुद को बताते हैं, उनसे जब यह पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही मान लिया तो क्या करेंगे,
तो इन्होंने कह दिया कि जान भले चली जाए लेकिन मकान ना जाए। सुनिए इस नेता को हल्द्वानी में किस तरह से लोगों को एक तरीके से उकसा रहे हैं ये। हाईकोर्ट बिना सोचे समझे, बिना सारी चीजों को देखे फैसला देती है। मैं समझता हूं जुडिशरी के इतिहास में यह भी एक बहुत ही गलत फैसला है और बड़ा ही काला दिन है जिस दिन यह फैसला दिया गया है। जहां लोग रह रहे हैं, ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये लोग हैं यहां पर। सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को जो है ओके करती है। आप बहुत सीधा, मेरा अपना मानना यह है और मैं यही लोगों को कहूंगा भी कि चाहे जान चली जाए लेकिन ये जगह छोड़नी नहीं है, अन्यथा इस तरह से तो ये हर जगह जहां भी चाहेंगे बस्तियां उजाड़ते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 90% लोग एक धर्म विशेष के मुस्लिम समाज के रहते हैं, उन्हें उजाड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। बीजेपी की सत्ता है और हिंदू मुस्लिम उनकी राजनीति। आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं यहां लोग रहते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं रहते। इनको पहले तो कोई ये ज्ञान दे कि देश में जहां भी अतिक्रमण होता है वहां लोग ही रहते हैं, कीड़े मकोड़े अतिक्रमण करते भी नहीं। दूसरी बात, खुद वक्फ के पास है, धार्मिक काम मान लीजिए, इन लोगों को जगह दे दीजिए, वक्फ की जमीन दे दीजिए, इनको बसा दीजिए, लेकिन वक्फ 1 इंच जमीन नहीं दे रहा, ये नेता 1 इंच जमीन नहीं दे रहे, लेकिन इंटरेस्ट पूरा दिखा रहे हैं कि मेरा आप में बहुत इंटरेस्ट है। ये क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपको पता है? इसके लिए आपको हल्द्वानी की स्थानीय राजनीति समझा देता हूं, 2 मिनट में आपका दिमाग की बत्ती जल जाएगी। 2022 के चुनाव में हल्द्वानी सीट से समाजवादी पार्टी और AIMIM दोनों ने उम्मीदवार उतारा था बॉस, और दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, और यह पहला मौका था जब AIMIM ने हल्द्वानी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था। मतलब दोनों को वहां वोट बैंक दिख रहा है बॉस, सीधी सी बात। हालांकि इन दोनों पार्टियों को बहुत कम वोट मिला था, लेकिन इनकी कोशिश हमेशा इस इलाके में पकड़ बनाने की रही, क्योंकि हल्द्वानी में अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोटर्स थे। इसीलिए मार मची है कि भैया मैं तुम्हारा मसीहा, मैं तुम्हारा मसीहा। और इसी वजह से ओवैसी ने उत्तराखंड की 70 सीटों में जो 4 सीटें चुनाव लड़ने के लिए चुनी थी, उसमें 1 सीट हल्द्वानी की भी थी। 70 में से मात्र 4 सीट पर ओवैसी लड़े, उनमें 1 सीट हल्द्वानी की थी। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लड़ रहे थे, क्या उनका इंटरेस्ट है। हल्द्वानी सीट पर वोटों का समीकरण क्या है वो आपको बता देता हूं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। जिस हल्द्वानी की बात कर रहा हूं, हल्द्वानी, वहां का आप वोट गणित समझ लीजिए, ये नेता क्या चाह रहे हैं समझ में आ जाएगा। कुल वोटर कितना है वहां पर? कुल वोटर वहां पर 1 लाख करीब 50,000, 1,50,000 के आसपास। और इसमें मुस्लिम वोटर कितना है? इसमें मुस्लिम वोटर जो है वो करीब 43,000 प्लस है। बस इनको ये दिख रहा है कि इतना बड़ा वोट बैंक है यहां पर। देश का कानून क्या भाई, वैसे तो बैरिस्टर हैं, कोर्ट क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, कानूनी प्रक्रिया कह रही है नहीं, ये लोग सालों से रह रहे हैं इसलिए रहने दीजिए। ये कोई कानून है? इस देश में नॉर्मल अतिक्रमण या लोग एक दूसरे की जमीन कब्जा लेते हैं, वो भी कोर्ट में केस लड़ते लड़ते सालों के बाद फैसला आता है। तो वो कहते हैं कि भाई हम सालों बाद फैसला आ रहा है, हम तो सालों से यहां रह रहे हैं, फिर तो कोई केस ही मत लड़िए, फिर खत्म कर दीजिए केस लड़ने का प्रावधान। हर केस जो जमीन अतिक्रमण, घर अतिक्रमण, मेरे घर पे कब्जा, मेरे जमीन पे कब्जा, ये सालों साल चलता है बॉस, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कोर्ट में। तो क्या करें, सालों का हिसाब रखकर कह दें कि ठीक है जिसने कब्जाया उसका हो गया। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से हल्द्वानी में 4 बार चुनाव हो चुके हैं। इसी हल्द्वानी का आपको बता रहा हूं, 4 चुनाव हुए उत्तराखंड बनने के बाद, उसमें से 3 बार कांग्रेस यहां से जीती। आपको कांग्रेस का हिसाब बता रहा हूं। कल आपको बताया था ना कोर्ट ने क्या कहा था कि जो मौजूदा उस वक्त की सरकार थी उसने अतिक्रमण होने में मदद नहीं, अतिक्रमण हटाने में मदद नहीं। मौजूदा विधायक कांग्रेस का, ये सब का गणित आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इनका इंटरेस्ट पब्लिक में है और कितना इंटरेस्ट पब्लिक के वोट में। और इसीलिए कांग्रेस भी अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आज 1 घंटे का मौन व्रत रख लिया। हरीश रावत का कहना है कि लोगों की समस्या का समाधान बुलडोजर नहीं है। एक बार सुनिए उनको। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में यदि
50-55 हजार लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही अत्यधिक दुखद होगा। लेकिन बॉस, ये बात तो तब सोचनी चाहिए थी ना जब इन लोगों को अतिक्रमण करने दिया गया था, इनको वहां बसने दिया गया था। इन लोगों की कोई गलती नहीं है भाई। इन महिलाओं, इन बच्चों, इन बुजुर्गों के साथ तो हमदर्दी सबकी है। दिक्कत बस इतनी है कि अगर इनको आप कहेंगे कि भाई ठीक है आप रह लीजिए, फिर रेलवे की इतनी जमीन, दूसरी सारी जमीनें, जहां जहां अतिक्रमण होगा लोग कहेंगे हमारे यहां क्या, हमारे यहां महिलाएं नहीं, हमारे यहां बच्चे नहीं है, हम सालों से नहीं रह रहे, फिर खत्म कर दीजिए मामला। और इन लोगों की गलती क्या है? ये तो आके रह रहे थे। रोकने का काम तो सरकारों का था, नेताओं का था, अधिकारियों का था, क्यों नहीं रोका? कांग्रेस पर ही तो आरोप लग रहे हैं ना कि उनके राज में अतिक्रमण वाली जगह पर सुविधाएं दी गई, उनके राज में ही अवैध कब्जे को कानूनी रूप देने की कोशिश की गई और लोगों को भ्रम में रखा गया। लोगों को क्या बुरा लग रहा है भाई? ये तो वही बात हो गई, दो दोस्त हैं, दूसरा लाला के सिगरेट पिला रहा है, सामने वाले का फेफड़ा जल रहा है, उसका फेफड़ा खत्म हो रहा है, उसको थोड़ा ही समझ में आ रहा है, उसको तो लग रहा है मेरा दोस्त मुझे सिगरेट लाके दे रहा है, यही मेरा इलाज भी कराएगा। आज जब फेफड़ा चला गया, जिंदगी और मौत की बात आ गई, तब दोस्त कह रहा है कि अरे ये तो गलत बात हो गई। अरे तुमने क्यों नहीं रोका? इतने बड़े दोस्त थे तो। अब लोगों को पीड़ित बताया जा रहा है, दूसरे दल भी इसमें साथ दे रहे हैं। मायावती ने ट्वीट कर दिया कि उत्तराखंड स्टेट के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब व मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद है। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए, बीएसपी की यही मांग है। इनको ठंड का मौसम दिख रहा है तो क्या करें, गर्मी में हटाएं? और आप देखिए, जिन नेताओं और जिन पार्टियों का उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इसमें राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनको इसमें धर्म दिख रहा है या दिखाना है। जैसे महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर मुसलमानों को बेघर कर रही है। एक बार उनको भी सुन लीजिए। ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने कि हजारों जो हैं लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। मैं इस देश के हर मुसलमान भाई से कहता हूं, हर मुस्लिम बहन से कहता हूं, ये जितने नेता आप लोगों को घुमाते हैं ना कि इस देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, इनमें से किसी से भी पूछ कर देखिए कि क्या ये वक्फ के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप महिलाओं बच्चों के लिए बहुत दर्द है और वक्फ जिसके पास इतनी जमीन है कि वहां ये सारे लोग एक एक के लिए भी एक एक बंगला बनाएंगे तो सबको बंगला दे सकते हैं, वो वक्फ इतनी रत्ती भर की जमीन देगा इनको? ये पूछिए इन नेताओं से। और महबूबा मुफ्ती ये नैरेटिव बना रही है कि मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है। सच क्या है? उस इलाके में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, वहां मस्जिद भी है, मंदिर भी है। मैं आपको हल्द्वानी के उस इलाके से एक रिपोर्ट दिखाता हूं। यहां मंदिर में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अतिक्रमण की कार्रवाई से सबके घर बच जाएं। ये मंदिर में प्रार्थना चल रही है, सुनिए एक बार, देखिए उसको। हम मौजूद हैं वनभूलपुरा इलाके में, जहां पर मकान तोड़ने की कार्रवाई के लिए 10 तारीख का निर्देश दिया गया। और यह बता दूं, ये कोई ऐसा इलाका नहीं एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई हो रही है। यहाँ सर समाज के लोग निवास करते हैं और लगातार परेशानी का सबब है, जो वर्षों से रह रहे हैं, उनके लिए एक अपना घर छोड़कर जाना काफी परेशान भरा हो सकता है। और वो मान भी रहे हैं और लगातार मंदिर में पूजा अर्चना भी चल रही है। आइए आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कैसे देखती हैं आज जो ये कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से? हमारा घर बच जाए करके मांगा है, सबका बचे, हिंदू क्या मुसलमान का, सबका बचना चाहिए क्योंकि सभी की सबका ही है। बेचारों ने सबने एक एक पैसा जोड़ के बनाया है, तो वो जाएंगे कहाँ? कोई भी होए। हिंदू मंदिर भी देख लिया आपने, हिंदू महिला भी देख ली। वो हिंदू महिला अंदर जाके प्रार्थना भी कर रही है कि उनका भी घर बच जाए। तो जब टूटेगा तो ये मंदिर नहीं टूटेगा, इन मैडम का घर नहीं टूटेगा क्या? लेकिन सिर्फ वो हिंदू हैं इसलिए देश के हिंदू खड़े हो जाएं कि नहीं वहां पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने तो ये हिंदू हैं। अरे हिंदू करे मुसलमान करे, धर्म की बात क्या है भाई? कानून तोड़ने की बात है, हाईकोर्ट के फैसले की बात है। और जो लोग हल्द्वानी के मामले को धर्म से जोड़ रहे हैं,
और दूसरा कुछ उन्हें नजर नहीं आ रहा। क्या उन्हें यह समझ में नहीं आता कि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण का खतरा कितना बड़ा है? आप सभी को यह समझना चाहिए कि उत्तराखंड बॉर्डर स्टेट है बॉस, जिसके जिलों की सीमाएं चीन और नेपाल से लगती हैं। आपको उत्तराखंड का एक मैप दिखाता हूं। जिनको समझ में नहीं आ रहा कि मामला कितना सेंसिटिव है, उनको जरा यह मामला दिखाता हूं। यह उत्तराखंड का मैप है बॉस, ये आप देख रहे हैं। इसमें आप एक तरफ देखिए, ये एक तरफ यहां चाइना है, बॉर्डर स्टेट है, दूसरी तरफ नेपाल है, और जिस नैनीताल जिले में यह हल्द्वानी आता है वो यहां पर है, बिल्कुल बॉर्डर के पास में। अब आप बताइए, जिस जगह पर अतिक्रमण की बात कही जा रही, ठीक है, मान लीजिए 98%, 99% लोग जो हैं वो जेन्युइन है, लेकिन जिस जमीन के कागजात उनके पास नहीं है, उनका वोटर आईडी, उनका आधार कार्ड, ये सब कैसे बन गया बॉस? आप वोटर आईडी बनवाते हैं, आप आधार बनवाते हैं, अपने घर का प्रूफ देते हैं ना, कागज दिखाते हैं ना कि भाई मेरे पास घर का प्रूफ है, उनका कैसे बन गया? और अगर मान लीजिए 1%, 0.01% कह रहा हूं कि कोई इधर से आए, कोई इधर से आए और वो अतिक्रमण की जगह पर इन अपने भारतीय लोगों के साथ मिलकर रहने लग जाए, वहां माहौल खराब करने की कोशिश करे, क्या ये खतरा नहीं है? और ये हम नहीं कह रहे हैं बॉस, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे अपने मन की बात नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसको कह रहे हैं। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी चीन बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। अवैध अतिक्रमण में पता नहीं होता कि कौन आदमी कहां का है। बॉर्डर स्टेट होने की वजह से खतरा ज्यादा रहता है। कहीं अगर डेमोग्राफी बदल रही है तो सरकारें अलर्ट हो जाती हैं। पिछले साल ही उत्तराखंड सरकार ने माना था कि उत्तराखंड में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है और इसकी वजह से एक समुदाय को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यह उत्तराखंड की सरकार ने माना था भाई। पिछले साल उत्तराखंड सरकार ने पुलिस और प्रशासन को यह आदेश दिया था कि वो देखें कि उनके जिले में कहीं अवैध रूप से जमीन की डील तो नहीं हो रही, कहीं लोग डर की वजह से या दबाव में अपनी जमीन तो नहीं बेच रहे, कहीं बाहरी लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो तो नहीं आकर बस रहे। पुलिस को पीस कमेटी की बैठकें बढ़ाने के लिए कहा गया। यह भी आदेश दिया गया कि वो इन इलाकों को चिन्हित करें जहां अपराध ज्यादा बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ऐसे लोगों के पेशा और डोमिसाइल स्टेटस से जुड़े कागज चेक करने के लिए भी कहा गया। उत्तराखंड सरकार ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा था कि राज्य के कुछ जिलों में अप्रत्याशित रूप से आबादी बढ़ी है, कुछ इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है, जिस वजह से एक समुदाय के लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और इससे सामाजिक सौहार्द के बिगड़ने की आशंका है। यह उत्तराखंड की सरकार ने कहा है। बड़े स्तर पर पलायन की एक वजह डेमोग्राफी में बदलाव भी हो सकता है। यहां एक और आंकड़ा आपको बताता हूं। प्यू रिसर्च के मुताबिक उत्तराखंड में जो आंकड़ा आपको बता रहा हूं उसको देखिए जरा। यह बड़ी संस्था है प्यू रिसर्च। इसका आंकड़ा है कि 2001 से 2011 के बीच, यह उत्तराखंड का बता रहा हूं, उत्तराखंड, यहां हिंदू आबादी इन 10 सालों में 2% घटी है, क्योंकि 2011 के बाद जो है जनगणना हुई नहीं तो उसका आंकड़ा नहीं है, तो ये 2001 से 2011 का बता रहा हूं। और मुस्लिम आबादी जो है वो 2% बढ़ी है। ये आज से 11-12 साल पहले का आंकड़ा है, क्योंकि 2011 का आंकड़ा है, 2001 से 2011 की। अभी की स्थिति क्या है आप अंदाजा लगा सकते। उत्तराखंड में 4 ऐसे जिले हैं जहां पर खास तौर पर डेमोग्राफी तेजी से बदलने के दावे किए जाते हैं। इनमें एक है देहरादून, जहां डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली है। दूसरा है हरिद्वार, जहां कहा जाता है कि जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से, हरिद्वार उसका संतुलन असंतुलित हुआ है। नैनीताल, जिसमें हल्द्वानी भी आता है, नैनीताल जिला है उसी में हल्द्वानी आता है। और चौथा है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर। इन चारों के लिए कहा जाता है कि डेमोग्राफी यहां बहुत तेजी से बढ़ी। एक बात और लोगों को हैरान करती कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी संख्या में वोटर कैसे बढ़ रहे हैं। 2022 में यूपी उत्तराखंड के साथ जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ था
उसमें 2012 से 2022 के बीच सबसे ज्यादा वोटर उत्तराखंड में बढ़े। आपको यकीन नहीं होगा यह आंकड़ा देखकर, 2012 से 2022 वोटर बढ़े, इसका आंकड़ा आपको बता रहा हूं। जिन 5 राज्यों में पिछले साल चुनाव, पंजाब में वोटर कितने बढ़े आपको पता है? पंजाब में 21% बढ़े वोटर, 21%। यूपी में वोटर कितना बढ़ा? 18% ऊपर गया इन 10 साल में 18% वोटर बढ़ा। मणिपुर में चुनाव था, उसी मणिपुर में वोटर कितना बढ़ा आपको पता है? 14% बढ़ा, 14% अप गया। गोवा में चुनाव था, गोवा में कितना बढ़ा? 13% बढ़ा। अब आपको जो आंकड़ा बताता हूं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड, इस उत्तराखंड में इन 10 सालों में 2012 से 2022 के बीच में जो वोटर की संख्या बढ़ी वो 30% बढ़ी बॉस। देख रहे हैं आप? और इसीलिए एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में। 30% वोटर्स की संख्या बढ़ गई 10 साल के अंदर, जबकि यूपी जैसे बड़े राज्य में 18%, पंजाब में 21%, कहीं 20%, 21% से ज्यादा नहीं है। उत्तराखंड में सीधा 30% वोटर बढ़ गया 10 साल में। और उत्तराखंड में जिन जिलों में सबसे ज्यादा वोटर बढ़े, उन जिलों को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोटर कहां बढ़े उत्तराखंड में? वोटर बढ़े उत्तराखंड में, ये आपको उत्तराखंड का बता, किसी से बदलने के दावे किए जाते हैं और सरकार चिंतित है। अब सवाल यह है कि जिस उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, वहां वोटर कैसे बढ़ रहे हैं बॉस? सवाल तो यह है ना, जिस राज्य को लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई दूसरे जगह से लोग आए और यहां उत्तराखंड में बस गए, पर सवाल तो यह है बॉस कि यहां पर उत्तराखंड में आपने ओवरऑल देखा 30% वोटर बढ़ गया है। जिलों का बता रहा हूं वहां 40% बढ़ गया है। और उत्तराखंड में पलायन का आंकड़ा क्या है आपको पता है? पलायन मतलब जो लोग राज्य छोड़कर जा रहे हैं। एक आरटीआई से पता चला कि उत्तराखंड में 10 साल में 5 लाख लोग पलायन कर गए, और इसमें भी 1 लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए उत्तराखंड छोड़कर चले गए, और 3,83,000 लोगों का काम की तलाश में उत्तराखंड से पलायन हुआ। 3,946 गांव ऐसे हैं जहां पूरा गांव पलायन कर गया, जिसे घोस्ट विलेज कहते हैं। 3,946 गांव, इनको घोस्ट विलेज कहते हैं, मतलब जहां पर कोई नहीं रहता। तो अब मुझे यह बताइए कि जिस उत्तराखंड को वहां के स्थानीय लोग 5-5 लाख लोग छोड़कर चले जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है यहां पर काम से के लिए जो है अच्छा माहौल नहीं है या विकल्प नहीं है, दूसरी जगह चला जाए। वहां क्या बाहर से आके लोग जो है वो इसलिए बस जा रहे हैं कि अरे उत्तराखंड कमाल का है, और इतनी बड़ी संख्या में आके बस जा रहे हैं कि वहां पर वोटर प्रतिशत जो है 10 साल में 30% बढ़ जाए। इसलिए सरकार वहां चिंतित है, वहां एक्सपर्ट्स चिंतित हैं। ये डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है या डेमोग्राफी में चेंज किया जा रहा है पॉलिटिक्स के। और इसलिए मैंने कहा कि जो हो रहा है वो एक बड़ा विषय है, जिसपे सिर्फ हल्द्वानी के लिहाज से नहीं, बड़े स्तर पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और नेता क्या कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा पाठशाला में अब आपके लिए जापान का स्पेशल चैप्टर लाया, क्योंकि आज जापान बताएगा कि हल्द्वानी जैसी समस्या का इलाज क्यों जरूरी है। अतिक्रमण की वजह से एक शहर पर कितना बोझ पड़ता है, ये तो कोई देखना ही नहीं चाहता, और जब इसे ठीक करने की कोशिश की जाती है तो हंगामा मचाया जाता है, राजनीति की जाती है। आज इस मामले में जापान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जो अपने शहरों को सुधारने के लिए भविष्य की तैयारी कर रहा है। वहां तो शहरों से भीड़ को कम करने के लिए 40 लाख रुपए का ऑफर मिल रहा है। अच्छा, आप कहेंगे कि 40 लाख रुपए का ऑफर इधर भी दीजिए। भैया, वहां किसी ने अतिक्रमण नहीं किया हुआ है, वहां उन लोगों को 40 लाख रुपए का ऑफर मिल रहा है जो वहां के निवासी हैं, लेजिटिमेट निवासी, जमीन और घर के कागजात हैं जिनके पास। यानी आप 40 लाख रुपए लीजिए और शहर से बाहर दूसरे इलाके में बस जाइए, ये जापान कह रहा है। जिस शहर ने यह ऑफर निकाला है वो शहर है जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला शहर,
टोक्यो में आबादी का बोझ कम करने के लिए वहां की सरकार अपने लोगों से कह रही है कि एक सुविधाजनक जिंदगी आपका अधिकार है। जो लोग टोक्यो की भीड़ में सम्मान के साथ नहीं रह पा रहे हैं वो शहर से बाहर बसेंगे और इसके लिए जापान सरकार पैसा देगी। कोई काम करना चाहता है तो पैसा और दूसरी सुविधा मिलेगी, दोनों देगी सरकार। एक तरफ हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो अवैध कब्जा करके अतिक्रमण कर लेते हैं, फिर धर्म का आईडी कार्ड बनाकर वोट बैंक का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और जब कार्रवाई का नंबर आता है तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ एक सरकार है जो भविष्य की तरफ देख रही और कह रही है कि इतनी आबादी बढ़ जाएगी तो इस टोक्यो में कैसे रहिएगा, तो आप बाहर जाकर बस। आज हमारे देश के महानगरों में न जाने कितने लोग शहर की घुटन से बाहर निकलकर गांव और कस्बों में बसना चाहते हैं, लेकिन लोग गांव छोड़ छोड़कर शहर आते रहे और भीड़ का हिस्सा बने। हमारे देश की पुरानी सरकारों ने इस बारे में सोचा ही नहीं कि इतने लोगों को शहरों में किस तरह बसाएंगे भाई। जैसे आप देखते होंगे कि किसी पार्किंग में कार की संख्या पूरी हो जाने पर पार्किंग फुल का बोर्ड लटका दिया जाता है, उसी तरह जापान की सरकार ने टोक्यो में आबादी फुल का बोर्ड लटका दिया और अब लोगों को टोक्यो से बाहर बसाने के लिए पैसे का ऑफर दे रही है। यह ऑफर क्यों दिया जा रहा है उसे आप टोक्यो की हालत से समझिए। आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो टोक्यो के प्रसिद्ध शिबुया क्रॉसिंग यानी चौराहे का है। इसे दुनिया का सबसे व्यस्त चौराहा कहते हैं। इस क्रॉसिंग पर जब पैदल चलने वालों के लिए लाइट ग्रीन होती है तो लोगों की भीड़ से सड़क ढक जाती है। शिबुया क्रॉसिंग अब टोक्यो की पहचान बन चुका है। टोक्यो आने वाले लोग एक बार जरूर यहां जाते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि इतनी भीड़ को मैनेज कैसे किया जाता है। टोक्यो में आबादी के एक बहुत बड़े बोझ की वजह से सरकार चाहती है कि अब लोग टोक्यो से बाहर बसने के बारे में सोचें और लोगों को इसके लिए पैसों का ऑफर दिया गया। वैसे तो यह स्कीम 2019 में शुरू की गई थी। ये देखिए ये कैसे सड़क जम भर गया, लेकिन अब इसके तहत मिलने वाली रकम को बढ़ा दिया गया। टोक्यो से बाहर जाने पर हर परिवार को 10 लाख येन यानी 6,21,000 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से मिले। पहले इस योजना के तहत 3 लाख येन करीब 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। परिवार में 2 बच्चे हैं तो टोक्यो से कहीं और बसने पर 30 लाख येन यानी करीब 20 लाख रुपए मिले। टोक्यो से निकलकर ग्रामीण इलाके में जाइएगा तो 30 लाख येन यानी लगभग 20 लाख रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर 40 लाख रुपए होगा। परिवार में अगर 18 साल से छोटा बच्चा है तो उसे सपोर्ट किया जाएगा, उसकी परवरिश के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। यानी सरकार समझ रही है कि अगर आबादी इसी तरह से बढ़ती रही तो कैसे सब एक ही जगह बैठ जाएंगे, एक ही जगह रहने लगेंगे, कैसे होगा। हमारे यहां करके देख लीजिए, वहां भी लोग कार्ड निकाल लेंगे, मेरा धर्म देख के हमको कह रहे हैं बाहर जाओ। ये टोक्यो अगर अपना इंडिया होता तो यहां लोगों ने धर्म का कार्ड निकाल लिया होता कि हम लोग यहां रह रहे हैं ना, इसलिए हमसे दिक्कत है, इसलिए हमको बाहर भेजा। टोक्यो से लोगों को बाहर शिफ्ट क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह भी आपको बताता हूं विस्तार से। टोक्यो की आबादी जो है, टोक्यो इसकी आबादी जो है वो करीब करीब बैठती है 3 करोड़ 70 लाख 3.7 करोड़। और जापान की आबादी का ये 30%, यानी पूरे जापान में जितने लोग हैं 100 लोग हैं तो उसमें से 30 कहां रहते हैं, टोक्यो में रहते हैं। 30% आबादी। और जापान की आबादी है 12 करोड़ 57। इतनी बड़ी आबादी से जो टोक्यो की परेशानी है वो क्या क्या है। एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, परेशानी, महंगा हो जाता है। भाई मान लीजिए 10 लोग हैं, कह रहे हैं कि मुझे भी घर चाहिए, मुझे भी घर चाहिए, तो जिसका घर है वो किराया लगाने के लिए रेट मनमाना लगाएगा, तो रहना महंगा, प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। चाइल्ड केयर सपोर्ट नहीं मिल पाता, इतनी आबादी है, बच्चों की देखभाल ढंग से नहीं हो पाती। इस डर से जापान के बहुत से माता पिता बच्चे पैदा करने से बच रहे हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से बच्चों की अच्छी देखभाल ही नहीं हो पाती। टोक्यो फिलहाल दुनिया का 5वां सबसे महंगा शहर, लेकिन पैसा लेकर टोक्यो से बाहर बस जाने वाली स्कीम में जापान सरकार की कुछ शर्तें। टोक्यो से निकलकर जहां जा रहे हैं वहां कम से कम 5 साल तक रहना हो, चालूबाजी नहीं चलेगी, पैसा लिए वहां गए और 6 महीने बाद वापस आए। परिवार के कम से कम एक सदस्य को नई जगह शहर में नौकरी या बिजनेस करना हो। नए शहर से डिस्टेंस वर्किंग के जरिए पुरानी नौकरी करते रहना होगा या घर पर ही कोई बिजनेस खोलना हो। इन शर्तों को पूरा करने पर 2 बच्चों वाले परिवार को 5 मिलियन येन
यानी लगभग 32 लाख रुपए मिल सकते हैं बिजनेस सपोर्ट के लिए। जबकि 5 साल से पहले वापस टोक्यो शिफ्ट होने पर योजना की सारी रकम सरकार को लौटानी हो। योजना में सिर्फ वही परिवार शामिल हो सकते हैं जो टोक्यो के सबसे भीड़-भाड़ वाले 23 वार्ड में रहते हैं। इस योजना के तहत टोक्यो और ओसाका शहर से निकलने वाले परिवारों को जो पैसा दिया जाएगा, उसका आधा हिस्सा जापान सरकार देगी, बाकी का 11 मर रहे हैं, इसलिए आबादी घटती जा रही है। इसके अलावा जापान की प्रजनन दर 1.4 है, यानी जापान में एक महिला औसतन 1.4 बच्चे को जन्म देती है। 1.4 क्या, आधा बच्चा नहीं पैदा होगा, लेकिन ये फिगर में कहते हैं, मतलब इसका मतलब एक बच्चा पैदा कर। जबकि किसी भी देश में मौजूदा आबादी को बरकरार रखने के लिए प्रजनन दर 2.1 होना जरूरी है, कम से कम 2 बच्चे तो पैदा करें। जन्म दर कम और मृत्यु दर ज्यादा होने की वजह से ही जापान की आबादी तेजी से घटती है। घटती आबादी को बढ़ाने के लिए भी जापान की सरकार ने एक योजना चलाई, जिसके मुताबिक जापान में संतान पैदा होने पर पेरेंट्स को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2023 में इस रकम को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया। युवाओं को शादी करने पर जापान में करीब 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। शादी करने पर हमारे यहां लोग लड़की ढूंढते रह जाते हैं, वहां युवा को प्रेरित कर रहे हैं शादी करो और बच्चे पैदा करो। यानी आबादी बढ़ाने के लिए जापान की सरकार सारे जतन कर रही है। जापान का विजन देखिए, जो भविष्य के खतरे को देखते हुए आज प्लान कर रहा है। जो काम आज जापान कर रहा है, वो काम भारत को आज से 25-30 साल पहले शुरू कर देना था। पैसा देके शादी कराना नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल करना, स्मार्ट सिटी को तैयार करना। जब इस समस्या को सुधारने के लिए मोदी सरकार स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लेकर आई, तो विपक्ष ने खूब मजाक उड़ाया। देश भर में लोगों की भीड़ को सुविधा देने के लिए हाईवे और रेलवे का नेटवर्क बढ़ाया। आज देश के महानगरों के अलावा दूसरे शहरों में भी मेट्रो ट्रेन का जाल बिछाया जा रहा है, तो इस पर भी राजनीति जारी है। पुरानी सरकारों की नीतियों की कमी से देश के शहरों पर कितना बोझ है, जापान कितने आगे की सोच रहा है, इसको जरा समझिए। नरेंद्र मोदी ने तो आकर शुरू कर दिया, लेकिन पुरानी सरकारों ने जो नहीं किया उसका बोझ देखिए। एक तरफ दिल्ली है, इसकी आबादी जो है करीब 4 करोड़ आज की डेट में अनुमान, और एरिया जो है वो करीब 1483 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप देखिए मुंबई, 3 करोड़ आबादी इनकी, और इनका जो एरिया है वो करीब 386 स्क्वायर किलोमीटर। और जो तीसरा आपको बता रहा हूं वो है टोक्यो। यहां आबादी है 4 करोड़ के करीब, और एरिया देखिए 2194 स्क्वायर किलोमीटर। अब जरा आप इसको आंकड़े को कंपैरिजन में देखिए। 4 करोड़ की आबादी दिल्ली की के आसपास, थोड़ी इससे कम ही होगी, और 1483 स्क्वायर मीटर। इससे कहीं ज्यादा एरिया जो है वो टोक्यो का है। आबादी लगभग बराबर है, फिर भी टोक्यो क्या कर रहा है, व्यवस्था करने के लिए लोगों से कह रहा है कि आप शिफ्ट हो। हमारे यहां दिल्ली में ऐसा कुछ चल रहा है। मुंबई 3 करोड़ की आबादी है, एरिया देखिए मात्र 386 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब जो टोक्यो का एरिया है उससे बहुत बहुत कम, लेकिन मुंबई में कोई प्रयास चल रहा है। और दिल्ली में तो हिसाब चल रहा है कि भाई यहां तो सब मुफ्त मिल रहा है, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। इतना बड़ा इलाका टोक्यो का, फिर भी जापान आगे की सोच। भारत की शहरी आबादी 2011 में 37 करोड़ थी, 2050 में 90 करोड़ हो जाएगी। 2008 की एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक 33% आबादी जेल की कोठरी से कम जगह पर रह रही। और दूसरी तरफ वोट बैंक के लिए हमारे देश की सरकारें अतिक्रमण के रास्ते, अवैध कॉलोनियां बसाने में जुटी। और जब इसे सुधारने की कोशिश होती है तो मरने मारने को आमादा है कि मर जाएंगे लेकिन जगह नहीं। इसलिए आपको टोक्यो का उदाहरण दिखा रहा हूं कि देखिए, अतिक्रमण तो गलत है ही, उससे जो आबादी बढ़ेगी, जो इलाके पे प्रेशर बनता है, उसका क्या हाल होता है। सोचना है तो जापान जैसा फ्यूचरिस्टिक सोच। पाठशाला में अब -70 डिग्री में देश की रक्षा करने वाली महिला फौजी बचाई। सियाचिन के बारे में आपने बहुत कुछ देखा सुना होगा।
सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान और वहां पर तापमान -40 से -70 डिग्री तक चला जाता है। -70 डिग्री। अब सियाचिन के इतने मुश्किल मौसम में पहली बार एक महिला फौजी की भी तैनाती की गई। पूरे उत्तर भारत में भीषण शीतलहर चल रही। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज, उसी में हमारा बुखार छूटा हुआ। बाप रे, 4.5 डिग्री, कौन बाहर निकले। 2 घंटे सुबह सुबह खुले आसमान के नीचे खड़ा रहना पड़ जाए तो आपकी सोचिए हालत क्या हो। जो लोग इस ठंड में ऑफिस आ रहे हैं सुबह, वो बॉस को गाली दे रहे हैं कि सुबह सुबह बुला लिया। लोग कांप रहे हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जो -40 और -70 डिग्री के तापमान में बर्फ से घिरी पहाड़ी पर 24 घंटे सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं। सियाचिन की बात कर रहा हूं। और अब तो देश की नारी शक्ति भी बर्फीले मौसम और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात है। सियाचिन जो समुद्र तल से 15,632 फीट की ऊंचाई पर, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद वॉर जोन है, वहां पहली बार भारतीय सेना ने महिला अफसर की तैनाती की, जिनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, और इसमें जो आपको महिला दिख रही है आगे आगे चलती हुई, आगे जो दिख रही है, यही है कैप्टन शिवा चौहान। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स जो भारतीय सेना का 14वां कॉर्प्स है, कैप्टन शिवा चौहान उसी कॉर्प्स की अधिकारी है। सियाचिन में तैनाती इतनी आसानी से नहीं होती और ना ही वहां रहना आसान। वहां तैनाती के लिए कैप्टन शिवा चौहान को लंबे वक्त तक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। सबको गुजरना पड़ता। जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और सेना ने उनके शारीरिक और मानसिक क्षमता को ग्लेशियर में तैनाती के लिए सटीक पाया, तब जाकर उन्हें सियाचिन में तैनात किया। कैप्टन शिवा चौहान के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान के उदयपुर में रहती हैं। उदयपुर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। शिवा चौहान चाहती तो आराम से सिविल इंजीनियर बन जाती और 10 से 7 की ड्यूटी करती। इतनी ठंड में भी नहीं उनको गुजरना पड़ता इस ठंड से। लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद आर्मी ज्वाइन करने का सपना देखा। शिवा ने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई से ट्रेनिंग ली। मई 2021 में, यानी आज से 1.5 साल पहले, सेना के इंजीनियरिंग रेजिमेंट में पहली पोस्टिंग। जुलाई 2022 में कैप्टन शिवा ने करगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल वॉर मेमोरियल से सियाचिन वॉर मेमोरियल तक 508 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से। इसके बाद कैप्टन शिवा चौहान ने सियाचिन में तैनाती के लिए इच्छा जताई। लेह के सियाचिन बैटल स्कूल में कड़ी ट्रेनिंग हुई। उन्हें घंटों घंटों बर्फ की दीवार पर चढ़ना सिखाया गया। बर्फीले तूफान से बचाव और दूसरों को बर्फीले तूफान से निकालने की ट्रेनिंग दी गई। 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब वो सियाचिन में तैनात। एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 11 साल की उम्र में ही कैप्टन शिवा के पिता का निधन और उनकी मां ने ही उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी। कैप्टन शिवा चौहान की मां ने अपनी बेटी को कितना मजबूत बनाया, चुनौतियों से मुकाबला कर उस पर जीत हासिल करने की ट्रेनिंग। तभी सिविल इंजीनियर शिवा चौहान आज कैप्टन शिवा चौहान बनकर सियाचिन में देश की सेवा में तैनात। वो चाहती तो सेना की इंजीनियरिंग कॉर्प्स में किसी और आराम वाली जगह पर तैनात हो जाती, लेकिन उन्होंने सबसे विषम परिस्थिति वाली जगह पर देश की सेवा करना चाहिए। कैप्टन शिवा चौहान ने अभी सियाचिन की पहली सीढ़ी चढ़ी, क्योंकि वो जहां तैनात हैं वो सियाचिन की सबसे शुरुआती पोस्ट। कैप्टन शिवा चौहान की तैनाती सियाचिन के कुमार पोस्ट पर, जो समुद्र तल से 15,632 फीट ऊंचाई पर। सियाचिन में सेना का पहला पोस्ट है कुमार पोस्ट, जिसका नाम कर्नल नरेंद्र बुल कुमार के नाम है। कर्नल नरेंद्र कुमार की वजह से ही सियाचिन में भारत का नियंत्रण है। कुमार पोस्ट के आगे सियाचिन में सेना के 4 और कैंप। अगर आम आदमी सियाचिन की कुमार पोस्ट जाना चाहे तो अगस्त से सितंबर के बीच सेना ट्रैकिंग की अनुमति देती है। इस ट्रैक को पूरा करने में 1 महीने का समय लगता है। ट्रैक से पहले 1 महीने की कठिन फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही 45 साल से बड़े लोगों को कुमार पोस्ट तक ट्रैकिंग की इजाजत नहीं दी जाती। सियाचिन में जवानों की तैनाती का मतलब सबसे कठिन राष्ट्र सेवा। यहां पूरे साल बर्फ रहती, यानी जब दिल्ली में गर्मी पड़ती है तब भी सियाचिन की पहाड़ियां बर्फ से ही ढकी रहती। सियाचिन में अगर आपको आंकड़ा दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। सियाचिन, यहां का तापमान देखिए। गर्मी जब यहां होती है, जब आपके यहां गर्मियां हैं
तो वहां की गर्मी का हाल क्या होता है आपको पता है? वहां गर्मियों में -30 डिग्री होता है, -30 डिग्री सेल्सियस। और सर्दी जब आती है तो -40 डिग्री सेल्सियस। मतलब दोनों में माइनस में, और मैक्सिमम चला जाता है -70 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में औसतन 35 फीट बर्फ पड़ती, मतलब 6-6 फुट के 6 लोग एक के ऊपर एक खड़े कर दीजिए। उतने एक वीडियो दिखाता कैसे टेट्रा पैक में बंद जूस जम चुका। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि कैसे जूस जम गया है। अंडा तोड़ रहे हैं तो अंडा टूट नहीं रहा, कच्चा अंडा पत्थर से भी ज्यादा कड़क हो गया, इसे हथौड़े से तोड़ना पड़ रहा। इसी तरह आलू टमाटर भी जमकर पत्थर हो जाते हैं। जवान इन जमी हुई सब्जियों को काट नहीं रहे, तोड़ रहे हैं। और एक बार जब आप इनकी तकलीफों को देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारे आपके लिए ये लोग किस हालात में रहते हैं। यहां खाना खाना तो कठिन, उससे कठिन चुनौती है खाना बनाना। सियाचिन में जवान को अगर पसीना आए तो पसीना भी उनकी जान का दुश्मन बन सकता है, क्योंकि अगर पसीना आया तो ग्लव्स और जूते में पसीना तुरंत जमकर बर्फ बन जाएगा और फिर बर्फ से जवान बीमार पड़ जाएगा। मौसम की इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहां पर जवानों की तैनाती की जाती है, तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। इतने कठिन मौसम में भी अगर सियाचिन में हमारे सैनिक हमेशा तैनात रहते तो इसकी वजह यह है कि सियाचिन रणनीतिक तौर पर देश के लिए बहुत अहम है। सियाचिन हिमालय के काराकोरम पर्वत रेंज में एक तरफ पाकिस्तानी नियंत्रण वाला इलाका है, दूसरी तरफ चीन के कब्जे वाला इलाका। सियाचिन का उत्तरी हिस्सा काराकोरम भारत के पास है, पश्चिम का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, सियाचिन का कुछ हिस्सा चीन के कब्जे में। सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी करीब 24,000 फीट तक है। पाकिस्तान ने 2 बार सियाचिन पर कब्जे की कोशिश की, दोनों ही बार पाकिस्तान की साजिश को भारत ने नाकाम किया। सियाचिन से भारत पाकिस्तान और चीन पर निगरानी करता है। चीन और पाकिस्तान मिलकर इस इलाके में घुसपैठ न कर सकें, इसलिए यहां हर पल भारतीय सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं। दिन हो, रात हो, बर्फीला तूफान आए या फिर -70 डिग्री की ठंड, जवान यहां तैनात ही रहते। सियाचिन इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी सुरक्षा में सेना किसी तरह की ढिलाई नहीं रखती। 2019 तक सियाचिन में 3000 जवान तैनात रहे। अब जवानों की संख्या 4000 कर दी गई। सियाचिन में जवानों पर एक दिन का खर्च 7 करोड़ रुपए बैठता है और महीने भर में करीब 210 करोड़ रुपए का खर्च आता है। सियाचिन में सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए आना और जाना पड़ता है। सियाचिन के लिए कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। कोई जवान बीमार पड़ जाता है तो उसे एयरलिफ्ट करना पड़ता है। अगर मौसम खराब है, बर्फीला तूफान आया तो वहां हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ पाता। सोचिए किन हालात में रहते हैं। वैसे हमारे यहां कुछ लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि कुछ लोग ठंड में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठंड में देश के लिए जीना क्या होता है वो भी देखना चाहिए। पाठशाला में अब हवाई जहाज में थप्पड़ कांड के बाद टॉयलेट कांड का चैप्टर। इसमें आपको बताऊंगा कि एक फ्लाइट के अंदर 70 साल की महिला पैसेंजर पर एक दूसरे यात्री ने टॉयलेट क्यों कर दिया। पिछले हफ्ते हमने आपको एक हवाई जहाज में चले लात घूसों का वीडियो दिखाया था और यह बताया था कि इस तरह के झगड़े के बावजूद उन लोगों को फ्लाइट में बैठाए रखा गया, जबकि नियम यह है कि अगर कोई असभ्य व्यवहार करे, सेफ्टी के नियम और प्रोटोकॉल तोड़े, बाकी पैसेंजर की सेफ्टी को रिस्क में डाले तो कोई नरमी नहीं चलती, उतारो उनको। लेकिन अक्सर इस तरह के मामलों को दबा दिया जाता है। आज हम आपको हवाई जहाज में ही हुई एक ऐसी नई घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको गुस्सा भी आएगा कि क्या फ्लाइट में कोई ऐसा भी कर सकता है। यह घटना एक बुजुर्ग महिला से जुड़ी है जिनकी उम्र 70 साल के करीब है और उनके साथ एक फ्लाइट में ऐसा कुछ हुआ जिसे बताना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसे बताना जरूरी है और इसलिए जरूरी है कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, और अगर हो तो तुरंत एक्शन लिया जाए, ना कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो। यह घटना 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट की। फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर एक पैसेंजर ने टॉयलेट कर दिया। बुजुर्ग महिला पर टॉयलेट करने वाला पैसेंजर बहुत नशे में था। टॉयलेट से बुजुर्ग महिला के कपड़े, बैग और जूते भीग गए। बुजुर्ग महिला की पूरी सीट गीली हो गई
लेकिन आरोप है कि बुजुर्ग महिला की शिकायत करने के बाद भी उस टॉयलेट करने वाले पैसेंजर पर फ्लाइट के दौरान कोई एक्शन नहीं लिया गया। आरोप है कि महिला पर टॉयलेट करने वाले पैसेंजर को फ्लाइट में रोका टोका नहीं गया। बुजुर्ग महिला की जितनी मदद की जानी चाहिए थी वो भी उस तरह से नहीं की गई, यह आरोप लगे। अब सोचिए कि इस महिला पर क्या बीती होगी। 70 साल की महिला अपनी सीट पर बैठी है और कोई आए और उस पर टॉयलेट कर दे। किस तरह से एक्शन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई, यहां तक कि आरोपी पैसेंजर आराम से फ्लाइट में सफर करता रहा और दिल्ली आकर बिना रोक टोक एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। अब ठीक है, ये तो नहीं हो सकता था कि ऊपर से ही फ्लाइट से नीचे फेंक देते, लेकिन कम से कम यहां पर आकर तो एक्शन होता। वहां तो कम से कम उसको ये जताया जाता कि तुमने गलत किया है। वहां भी उसको खाना पीना सब मिलता रहा, कहा जा रहा है। और इन सब से दुखी होकर बुजुर्ग महिला को अपनी शिकायत सीधे टाटा ग्रुप के चेयरमैन से करनी पड़ी। मतलब एयरलाइन ने की होती शिकायत, एक्शन लिया होता, एफआईआर की होती, फ्लाइट बंद कर दी। इसके कुछ ही देर बाद एक आदमी बुजुर्ग महिला की सीट के पास आया। यह आदमी इतने नशे में था कि सही से चल नहीं पा रहा था। नशे में लड़खड़ाते हुए बुजुर्ग महिला की सीट तक आया। उस आदमी ने अपने कपड़े उतारे और थोड़ी देर तक महिला के सामने ही खड़ा। कुछ देर महिला की सीट के पास खड़े रहने के बाद उस व्यक्ति ने महिला के ऊपर टॉयलेट कर दी। महिला इससे हक्की बक्की रह गई। टॉयलेट करने के बाद भी वो आदमी वहीं खड़ा रहा। महिला के बार बार कहने के बाद भी वो आदमी वहां से गया। महिला यात्री ने क्रू मेंबर्स को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी आरोपी आदमी को रोकने की कोशिश नहीं की। उस आदमी के जाने के बाद महिला उठकर क्रू मेंबर्स के पास गई और पूरी बात बताई। महिला के कपड़े, जूते और बैग गीले हो चुके थे। क्रू मेंबर महिला के साथ उनकी सीट तक आए और देखा कि टॉयलेट से सीट गीली हो गई थी। इसके बाद क्रू मेंबर ने महिला के बैग और जूतों को डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करके दे दिया कि लीजिए, हमने इस पर छिड़क दिया। इसके बाद फ्लाइट में क्रू सदस्यों ने महिला को पैजामा और डिस्पोजेबल स्लीपर दे दी। महिला ने वॉशरूम में कपड़े चेंज किए और लगभग 20 मिनट तक वहीं खड़ी रही, क्योंकि वो गंदी और बदबूदार सीट पर वापस नहीं आना चाहती थी। क्रू मेंबर ने महिला को कुछ देर के लिए चालक दल की सीट दे दी, जो आरामदायक नहीं थी। 1 घंटे बाद महिला को उसकी सीट पर फिर भेजा। सीट पर चादर डाल दी गई थी, फिर भी बदबू आ रही थी। महिला अपनी सीट पर 2 घंटे तक बैठी रही। उसके बाद उन्हें दूसरी सीट पर शिफ्ट किया, जबकि महिला पैसेंजर के मुताबिक जिस बिजनेस क्लास में वो सफर कर रही थी उसमें कई सीटें खाली थी। उसके बावजूद उन्हें दूसरी सीट देने में प्राथमिकता नहीं दी गई, ये महिला का आरोप। फ्लाइट के दौरान कर्मचारियों ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से खुद ही अपने लिए महिला को बात करनी पड़ी। महिला ने इस घटना को अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक हवाई सफर के रूप में बताया। महिला ने कहा कि एयरलाइन ने इस दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोई कोशिश ही नहीं की। महिला की शिकायत के 1 महीने बाद एयर इंडिया हरकत में आई और आपको बताता हूं कि इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की। 26 नवंबर 2022 को घटना होती है। 28 दिसंबर 2022 को, 1 महीने के बाद, एयर इंडिया ने कमेटी का गठन किया। वो भी तब जब महिला ने चिट्ठी लिख दी एयर इंडिया के डायरेक्टर को। 4 जनवरी 2023 को डीजीसीए ने रिपोर्ट मांगी। 4 जनवरी 2023 को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इसके अलावा एयर इंडिया ने अब यह कहा है कि एयर इंडिया कमेटी की रिपोर्ट आने तक आरोपी के एयर इंडिया से हवाई सफर पर बैन रहे। एयर इंडिया के फ्लाइट स्टाफ, केबिन क्रू की लापरवाही की भी जांच की जाएगी। एयर इंडिया का कहना है कि जांच के लिए वो पीड़ित महिला और उनके परिवार के संपर्क में है और उनका पूरा सपोर्ट भी कर रहा है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। एनसीडब्ल्यू ने एयर इंडिया के चेयरमैन को भी लेटर लिखकर मामले में दखल देने के लिए कहा, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। महिला यात्री के साथ इस तरह की बदतमीजी करना, उनके ऊपर यूरिनेट करना, आईपीसी के तहत इसकी क्या सजा हो सकती है, आज आपको यह भी बताता हूं। आरोपी यात्री के खिलाफ 4 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। आईपीसी की धारा 354A, जिसके मुताबिक किसी महिला का यौन उत्पीड़न किया गया, इसमें 3 साल तक की कठोर सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 509, जिसमें शब्द, हरकत या व्यवहार के जरिए महिला की शालीनता का अपमान किया गया हो, इसमें 3 साल तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 294, यानी सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत करना, इस धारा में 3 महीने तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकते हैं। और इसके अलावा आरोपी यात्री पर आईपीसी की धारा 510 लगाई गई है, यानी सार्वजनिक जगह पर नशे में अभद्रता करना। इस धारा में 24 घंटे की जेल या फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन अभी भी आरोपी फरार है, इसको अब ढूंढा जा रहा है। पर सवाल यह है कि इतनी देर से कार्रवाई क्यों हुई? उस महिला को न्याय
1 महीने के बाद चिट्ठी लिखने के बाद मिलना क्यों शुरू? बड़ा गंभीर विषय। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:50 पर फिर मुलाकात होगी।